नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। दुनिया में युद्ध से बड़ी कोई आपदा हो नहीं सकती, लेकिन क्या हमारा विपक्ष और यानी ऑपोजिशन युद्ध वाली आपदा में भी सियासी अवसर खोज रहा है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा संदेश देते हुए कहा, हर हाल में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हाल देखिए। असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खोमेनी की मौत को कंडेम कब करेगी। कांग्रेस कह रही है कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, इसलिए उन्हें यह जरूर पता होगा कि ईरान पर कब हमला होने वाला था। सवाल है कि आखिर विपक्ष ये सियासी दांव क्यों चल रहा है? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी का आज मैं आपके समक्ष विश्लेषण करूंगा और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। ईरान में बवाल, मोदी पर क्यों सवाल, और हमारे साथ इंटरनेशनल पैनलिस्ट जुड़ेंगे। स्वागत है आपका आज के बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार, बहुत दमदार आर पार के अंदर। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान बनाम 11 देशों की भीषण जंग जारी है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। भारत भी डिप्लोमेटिक मोर्चे पर एक्टिव है। ईरान, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, दुनिया के तमाम देशों से भारत की बातचीत जारी है। पूरा फोकस शांतिपूर्ण समाधान पर है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी दलों का फोकस देख लीजिए। ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी। हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके। देश को उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिलेगा। किस कदर डरे हुए हैं अमेरिका से, ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है। ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। खमेनी साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? युद्ध के नाम पर सियासी खेल में कोई पीछे नहीं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार बताए कि वो जंग के साथ है या अमन के, और युद्ध को रोकने व शांति की बहाली के लिए एक तटस्थ देश होने के नाते क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे। किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। ये मुमकिन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को इस्राइल में होते हुए ये मालूमात ना हो कि इस्राइल ईरान पे हमला करने वाला है। नेतन्याहू से ईरान की जंग के बारे में किस तरीके की बातचीत आपने की थी? का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं। यहाँ तो टोटल साइलेंस, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। सवाल है कि क्या विपक्ष कूटनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भी वोट बैंक वाली सियासत चमकाने का प्रयास कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। ईरान में बवाल, मोदी पर क्यों सवाल? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं बेगानी लड़ाई में विपक्ष के गेम प्लान का विश्लेषण, या फिर ये भी कह सकते हैं बेगानी लड़ाई में विपक्ष के दीवानेपन का विश्लेषण। पहला फैक्ट, ईरान आधिकारिक तौर पर शिया बहुसंख्यक इस्लामिक गणराज्य है। दूसरा फैक्ट, ईरान की कुल आबादी में 90% से 95% हिस्सा शिया मुसलमानों का है। तीसरा बड़ा फैक्ट, भारत में करीब 4 करोड़ शिया मुस्लिम आबादी है। चौथा बड़ा फैक्ट,
यूपी और पश्चिम बंगाल जो कि बड़े दो प्रमुख राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पे शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी है। और पांचवा फैक्ट, असाउद्दीन ओवैसी यूपी और पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनावी तैयारी में जुटे हैं और ममता बनर्जी को भी बहुत उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस भी मुस्लिम समीकरण साधने में जुटे रहते हैं लगातार। विपक्ष की पोल खोल क्या है? पाकिस्तान ने के हमले में मारे गए अफगानी महिलाओं और बच्चों पर चुप्पी है। यानी कुल मिलाकर जब अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने अटैक करा और वहां पर अफगानी महिलाएं और बच्चे मारे गए, उस पर ना विवेक जी कुछ बोले, ना अखिलेश यादव जी की पार्टी कुछ बोली, ना ममता बनर्जी की पार्टी कुछ बोली और ना राहुल जी यानी कांग्रेस पार्टी कुछ बोली। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या विपक्ष की हर सियासी चाल वोट बैंक वाले एंगल से तय होती है? यानी भारत का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन भारत लड़ाई को रुकवाए, मोदी इसको बोले, मोदी उसको बोले, लेकिन इतिहास ईरान का भी बहुत पुराना है। लेकिन मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की इस बड़ी चर्चा के अंदर? मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रोफेसर सूरज मंडल हैं, लर्नड आदमी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, आज के जो इस समय हो रहा है इस रीजन के अंदर उस पर बात करने के लिए। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ, नेता लेफ्ट, उनका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधे तौर पर फराज किदवई आपसे ओपन करता हूं। क्या आपको लगता है कि अननेसेसरी सरकार को मोहरा बनाना, देखिए ईरान के साथ ये बड़ी खबर है, खमेनी की पत्नी की भी मौत हो गई है। इजराइल के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी अली खमेनी की पत्नी की भी मौत हो गई है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। इजरायली हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी, यह बड़ी खबर है इस समय की, यह बड़ी डेवलपमेंट है। मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, देखिए अमीश जी, आज हो क्या रहा है इस दुनिया में कि आप इलेक्शन जीतने के लिए राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश में इलेक्शन जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर भी करवा सकते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा मौका था। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि फैशन शोज होते हैं तो उसमें एक शो स्टॉपर की भूमिका होती है। तो हमारे पास आज की तारीख में जो विश्व गुरु जी हैं, उनके पास एक बहुत अच्छी भूमिका थी वॉर स्टॉपर की। अगर वो चाहते तो इस वॉर को रुकवा सकते थे, वॉर स्टॉपर बन सकते थे, जैसे कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जिस देश में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, कभी वॉर स्टॉपर जी चले जाते हैं यूएस में और बोलते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। इस बार जाकर के बेंजामिन नेतन्याहू के कान में पता नहीं क्या कह के चले आए, वहां अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू भी जो है वो राष्ट्रवाद को ढाल बना करके इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, चाहे उनके अपने नागरिक मर जाएं, ईरान के नागरिक मर जाएं, गजा के नागरिक मर जाएं। लेकिन होता क्या है कि इनको देखिए सत्ता खाली हासिल करने का एक वो होता है। हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था, विश्व गुरु चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये अभी तक हम लोग की समझ में नहीं आया, इस देश की जनता को अमीर जी, कि वॉर स्टॉपर जी जब गए इजराइल, उनके लौटने के ठीक 2 दिनों के बाद इतनी बड़ी जंग शुरू हो गई। नहीं, तो अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज मैं कह रहा हूं क्योंकि बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं लगातार। अमेरिका ने बोला जो अमेरिका को धमकी दे रहा है उनसे हम निपट लेंगे। सीधे तौर पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह बात बड़ा बयान दिया है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं फराज साहब, आप क्या चाह रहे हैं कि मोदी ईरान के साथ जाके खड़े हो जाए? ईरान जो यूएई पे अटैक कर रहा है, जो सऊदी पे अटैक कर रहा है, जो बहरीन पे अटैक कर रहा है, जो कुवैत पे अटैक कर रहा है, उसके साथ खड़े हो जाए? दैट्स योर, यही आपका विजन है? पहले तो अमीर जी, ईरान ना तो कुवैत पर अटैक कर रहा है, ना यूएई पर अटैक कर रहा है। ईरान जो है सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर कहीं ना कहीं यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके पैनलिस्ट को,
आपके करोड़ों दर्शकों को मैं बता दूं कि मेरी 5-6 कंट्रीज में लोगों से बात हुई है, सबकी सहानुभूति जो है वो इस वक्त ईरान के साथ है। नहीं, वन सेकेंड, नहीं, आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ है सबकी सहानुभूति, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि ईरान नहीं कर रहा, लेकिन ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। दुबई के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाया, अबू धाबी में सिविलियंस को निशाना बनाया, बहरीन में सिविलियंस को निशाना बनाया, दुबई में एक होटल उड़ाया। आपको नहीं लग रहा कि ईरान भी एक ऐसा घिनौना खेल खेल रहा है जो दिखाई दे रहा है इस समय? एक सेकंड, और आप चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत ईरान के साथ दिखाई दे, और तब दिखाई दे जब मिडिल ईस्ट में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में कितने भारतीय रहते हैं? आपको पता है कितने भारतीय रहते हैं? एक आंकड़ा आपके सामने आएगा ना। आप लोग चाहते हैं कि हमारे भारतीय फंस जाए वहां पर अल्टीमेटली। अमीर जी, दुबई में कौन से होटल को उड़ाया है? जरा उस होटल का नाम बता दीजिए दर्शकों को। किस होटल के बारे में? फेयरमाउंट पे धमाका हुआ? नहीं, किस होटल को, क्या वो होटल उड़ा दिया गया है? फेयरमाउंट आपने तस्वीर नहीं देखी क्या? 2 दिन पहले। अमीर जी, जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रही हैं, उनका जो मलबा गिर रहा है, उससे आग लग रही है। अरे किसी से भी लगे, लोग तो मर रहे हैं। मुझे आप प्लीज, लोग ईरान में जो मर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। गजा में 70,000 लोगों का कत्लेआम हो गया, नरसंहार हो गया, उसको भी तो ऐड कर दीजिए। और कितने लोग मर गए वहां पर? देखिए अमीर जी, यहां पर आप बात समझिए। आज दुनिया इजराइल को किस नजर से देख रही है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मुद्दा उठा लेते। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं, 2,000 मेडिकल छात्र हैं। इजराइल में 42,000 से ज्यादा भारतीय हैं, 900 छात्र हैं वहां पर। यूएई में, दैट्स द नंबर टू काउंट, वहां पर हमारे 40 लाख से ज्यादा लोग हैं। टू बी प्रिसाइज 43 लाख से 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। सऊदी अरब में हमारे 25 लाख लोग हैं। कुवैत में हमारे 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, 50,000 छात्र हैं। कतर में हमारे 8 लाख से ज्यादा लोग हैं। जॉर्डन में हमारे 17,500 लोग हैं। ओमान में हमारे 7 लाख लोग हैं। टर्की में हमारे 3300 लोग हैं, जिसमें 334 छात्र हैं। अब आप बताइए, इनकी कॉस्ट पे हम चाहते हैं कि हम ईरान के साथ आके खड़े हो एट द कॉस्ट ऑफ दीज इंडियंस। यू वांट, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इनकी कॉस्ट पे हम उधर खड़े हो। इसमें एक चीज और ऐड कर दी अमीर जी, कि हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस आता है भारत में। हमारा सालाना बजट है 53 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए इन देशों से आते हैं। यह भी बता दिए, निशिकांत दुबे जी अभी बोल रहे थे ना कि जो लोग अपना पासपोर्ट छोड़ करके दुबई चले जाते हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे थे। तो आपकी बात का निशिकांत दुबे को यह जवाब है कि आज की तारीख में गल्फ कंट्रीज में लगभग 2 करोड़ लोग या 1.5 करोड़ लोग वहां पर रोजगार पा रहे हैं। बाकी मेहमानों का हर साल हमारे प्रदीप भंडारी, देखिए निशिकांत दुबे ने जो बोला, मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा, लेकिन लगातार पवन खेड़ा का बयान आ रहा है, संजय राउत का भी बयान आ रहा है। संजय राउत ने तो एक स्टेटमेंट दे दी, खैमनई साहब जवाहरलाल नेहरू से बहुत बड़े थे और भक्त भी रहे हैं, क्या उनका गुस्सा मोदी जी उतार रहे हैं? मतलब दिस इज टू मच। अमीश भाई, मुझे लग रहा है ये देश से इतनी नफरत करना शुरू हो गए हैं कि ये चाहते हैं कि भारत उलझे। मतलब ये चाह क्या रहे, इनको इस बात का दुख है कि आज भारत के अंदर शांति है, भारत के अंदर सुरक्षा है, भारतीय जो है वो भारत के अंदर सुरक्षित रह रहे हैं, और बाकी के देशों के अंदर हिंदुस्तान की एम्बेसी जाके भारतीयों के साथ में बातचीत कर रही है और इंश्योर कर रही है कि जैसे पूर्व के अंदर हमने भारतीयों को वापस सेफ लेके आए, वैसे साथ सेफ लेके आएंगे। इनकी मेरे को लग रहा है दिक्कत इस बात की है कि भारत उलझा कैसे नहीं। रशिया यूक्रेन हो गया, भारत ने पीस की बात करी, जिसको जेलेंस्की ने एक्नॉलेज किया, पुतिन ने एक्नॉलेज किया, भारत उलझा कैसे नहीं। मतलब ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलती करे, गलती कैसे नहीं कर रहा, इनकी असली दिक्कत ये है। एक डिफरेंस देखिए, इजराइल के अंदर इस वक्त इजराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट है। इजराइल के जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछा गया कि क्या आप अपने देश के साथ खड़े होते हैं, इजराइल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला मेरे हजारों डिफरेंसेस होंगे बेंजामिन नेतन्याहू से, पर मैं इस वक्त अपने देश के साथ खड़ा हूं। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, राहुल गांधी क्या पूछ रहे थे, हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। इनकी समस्या यह है कि इनको हर चीज में इनका वोट बैंक दिखता है और राजनीतिक फायदा दिखता है।
एक और बात मैं यहाँ तो सरकारी देश के साथ नहीं दिख रही है। बड़ी बात क्या अमीश भाई, अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं आपको टाइम दूंगा आपकी। इनकी मैं आपका पूरा सुना। इनकी दिक्कत क्या अमीश जी, इनकी दिक्कत ये, इनको लग रहा है ये सब बयान से इनको आगामी चुनाव के अंदर कुछ वोट मिल जाएगा। ये इनकी पास्ट के अंदर भी रणनीति रही है, तभी जाके ये गाजा की बात करेंगे, पर 7 अक्टूबर के अंदर जो मासूमों को मारा गया उसकी बात नहीं करेंगे। तभी जाकर ये लेकिन गोली चलती उसमें मासूम इनको नहीं दिखते, उसमें कम्युनल दिखता है। पर इनको जाके जहां दुनिया की दूसरी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जहां पे भारत का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, वहां ये चाह रहे भारत घुसे। भारत का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, आप चाहते हो भारत वहां घुसे और लाशों पे इंडिया की पोजीशन। ओके ओके ओके, मैं आरजू काजमी मेरे साथ है। आरजू काजमी, क्या आपको लगता है जो इस समय वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, स्थितियां परिस्थितियां हमें दिख रही हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है सऊदी अरब ने डबल गेम खेला है, ये वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब ने यूएस पे बहुत बड़ा दबाव बनाया था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई कॉल किए थे। क्राउन प्रिंस ने 1 महीने में ट्रंप को कई बार प्राइवेट फोन कॉल किए। ट्रंप डिप्लोमेटिक समाधान चाहते थे और क्राउन प्रिंस ईरान पर अटैक चाहते थे। सऊदी अरब निपटाना चाह रहा था ईरान को। दैट्स द स्टोरी व्हिच हैज बीन ब्रोक बाय वॉशिंगटन पोस्ट। देखिए, सऊदी अरेबिया और ईरान की तो कभी नहीं बनी, और जो कुछ अरसे के लिए दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया था वो भी एक आर्टिफिशियल तरीके से मिल रहे थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ईरान और सऊदीया की दोस्ती हो गई थी या दोस्ती हो गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में ईरान जो है वो काफ़ी मजबूत साबित हुआ है। और ईरान बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह, या पाकिस्तान को भी अगर हम शामिल करते हैं, उस तरह से आगे नहीं झुका है अमेरिका के। और उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी, सब कुछ हुआ। मैं यहाँ पे ईरानी गवर्नमेंट जो हटाई गई है या जिनको मारा गया है उनको बिल्कुल साथ नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं उन्हें पसंद करती थी। लेकिन फिर भी ये जो तरीका अमेरिका ने अपनाया उनको मारने का, वो भी सही नहीं था। उस पे एक लार्जर डिबेट हो सकती है, बट क्योंकि आप इंटरनेशनल मैटर्स को समझती है, आप इंडिया की पोजीशन को कैसे, आप इंडिया की पोजीशन पे क्या बोलती हैं? डू यू थिंक इंडिया इज ऑन राइट ट्रैक? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, साफ साफ तो कुछ कहा नहीं गया है भारत की तरफ से। आप लोगों ने ना तो ईरान को कहा है कि वो ठीक है, और ना ही आपने इजराइल को। जाहिर आपके दोनों से टर्म्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल बैलेंस रखना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट मैंने तो नहीं देखी जिसमें कि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा हो कि ईरान पर अटैक गलत था, या जो ईरान ने उठकर सारी गल्फ कंट्रीज़ को टारगेट किया है वो गलत है। तो मेरा ख्याल अभी चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, दोनों के लीडर्स ने कोई साफ किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी है जिससे किसी को कुछ समझ में आए कि ये क्या चाहते हैं और किसका साथ दे रहे हैं। लेकिन आप लोग वैसे ज़्यादा जो है वो इजराइल की तरफ ही नजर आ रहे हैं, अगर एक न्यूज़ को देखा जाए या वैसे देखा जाए। इजराइल की तरफ ही नजर आ रहे हैं, और इसके स्वाभाविक कारण है। ईरान ने सिर्फ इस रिजीम में नहीं, कांग्रेस की रिजीम में भी इंडिया को कई बार धोखा दिया है, इंडिया के खिलाफ कई बार माहौल बनाने का कोशिश करी है, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, चाहे उससे पहले की बात हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, आपके पास आता हूं मैं, पहले विवेक एक कमेंट कर ले। विवेक, मतलब जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जो संजय राउत कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं? नहीं, मैं ओवैसी साहब का समर्थक नहीं हूं, लेकिन वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये जानबूझ करके आपने रमजान के महीने में गल्फ कंट्रीज में एक अनरेस्ट क्रिएट किया, अमेरिका और इजराइल ने, जानते हुए कि लोग रोजे से होते हैं, एक उनका एक रिलीजियस का एक पाक माहौल है। दैट इज व्हाट हैज बीन डन, इट इज सो बैड। मैं सहमत हूं ओवैसी से जो उन्होंने बोला, और संजय रावत ने सही कहा। बड़ी आपने बड़ी एक रोजे से सब होते हैं जी। अब सऊदी में रोजे से नहीं होते, मक्का तो वही है सर। देखिए, तो सऊदी प्रिंस चाह रहे थे अटैक करने के लिए। देखिए, जब सऊदी प्रिंस चाह रहे थे अटैक करने के लिए, अब बताइए सर, कुछ सारा गंदा काम, ये जो पूरा काम किया है यहूदियों और ईसाइयों ने मिलकर किया, ये बिल्कुल ऐसा नैरेटिव है जो मतलब आपसे उम्मीद नहीं करी जा सकती। सुनिए सर, ये बिके हुए सुल्तान जिनकी इन्वेस्टमेंट यूएस इकोनॉमी के अंदर है, बिके हुए राष्ट्राध्यक्ष, मुसलमान भी नहीं है क्या? नहीं, मुसलमान क्या, जब आप तो सऊदी प्रिंस मुसलमान नहीं सर, वो उसका अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर एक स्टेक है, अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ठेके हैं सऊदी अरब के अंदर। नहीं, आपको बड़ा, एंड सेम फॉर यूएई, दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज। एक सेकंड, आरजू रिजवान अहमद, I'll come back to you, one second, रिजवान अहमद, आरजू काज़मी, सऊदी प्रिंस मुसलमान नहीं है क्या?
बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जाहिर है कि सऊदी प्रिंस मुसलमान है और वहां पे मक्का मदीना भी है, तो इससे कौन अब इनकार कर ये सकता है? लॉजिक, ये हमारे विवेक जी का लॉजिक कि जितने तरक्की करते हुए मुस्लिम मुल्क हैं वो सब गलत है, उन्हें तरक्की नहीं करनी चाहिए। असल में वही सही है जो तरक्की कर रहे हैं, जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव थॉट ला रहे हैं, मेरे ख्याल से वही सही है। जैसे एमबीएस ने बहुत से चेंजेस किए सऊदीया में जो पहले नहीं थे, और उनको यकीनन हमें तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं तो कि उन्होंने जो ड्राइविंग मना थी लेडीज़ को और दूसरी चीज़ें जो थी वो सब उन्होंने इजाज़त दी है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि हम 5 साल में यूरोप बना देंगे, तो मेरे ख्याल है वो दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं। अब आप सुनिए आरजू, आप वेटरन जर्नलिस्ट हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। अब आप मेरी बात को सुनिए। एक मुल्क के अंदर हालात अच्छे हैं या बुरे, सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, सदर कौन होगा, वजीर आज़म नहीं, आपने बोला ये लोग बिके हुए हैं, बिके हुए पे रहना। अब आप टॉपिक बदल रहे हैं, अब आप टॉपिक बदल रहे हैं, बिके हुए पे रहना। मैं आ रहा हूं। और अब आप रमजान और रोजे की बात भी बदल रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं क्या सऊदी अरब में लोग रोजे नहीं रखते? क्या रोजा रखने की बात नहीं है। बहरीन में रोजे नहीं रखते? क्या दुबई में रोजे नहीं रखते? लेट मी काउंटर। जो ग्रो करा आपको, वही आपको मुसलमानों में अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं पसंद है, ईरान ही पसंद है जो तरक्की नहीं कर रहा है। सुनिए, रिफॉर्म्स की बात अलग है, विमेन राइट्स की बात अलग है, चाइल्ड राइट्स की बात अलग है, लेकिन अगर आप ये कह रही है आरजू कि अमेरिका एंड इजराइल आर जस्टिफाइड कि हम डिसाइड करेंगे पाकिस्तान का सदर कौन होगा, ईरान के अंदर हम जाएंगे, अमेरिका का क्या लेना देना ईरान के साथ? अब आप भाग गए लड़ाई इजराइल और उससे, अब आप भाग गए उस टॉपिक से। So is UAE. सऊदी अरब इज कॉम्प्रोमाइज अमेरिका के। अरे जो अपनी तरक्की ओके आरजू जो अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है वो कॉम्प्रोमाइज है। सबको अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान का समझ जाना चाहिए। होल्ड ऑन, ऑडियोज डाउन, नहीं ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि इजराइल और अमेरिका सही है। इजराइल और अमेरिका बिल्कुल गलत है, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जाकर किसी की कंट्री में कोई चेंजेस नहीं, चाहे वो सही क्या सऊदी अरेबिया कॉम्प्रोमाइज है? क्या जॉर्डन कॉम्प्रोमाइज हो गया? क्या यूएई कॉम्प्रोमाइज हो गया? देखिए ये सारी गल्फ कंट्रीज तो ये आपका विचार हो सकता है, शांति रखिए। अब आप आरजू इतना चिल्ला नहीं रही। देखिए ये सारी गल्फ कंट्रीज जो हैं ये तो अमेरिका के साथ मिली हुई हैं, इनका तो हिम्मत ही नहीं है कि अमेरिका के आगे उठ सके। ईरान में कम से कम ये हिम्मत तो थी, जितने मर्जी सैंक्शंस लगे, लेकिन आरजू ये बात तो सच है ना कि क्या तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह आप हो जाओ, जहां तरक्की नहीं हो पा रही है, जहां लोन लेने पड़ रहे हैं, स्थितियां खराब है। लेकिन ईरान पे अटैक करने का राइट तो फिर भी नहीं होता ना अमेरिका तो ईरान नहीं, एक सेकेंड नहीं देखिए आरजू आप यू हैव ए राइट टू योर, आपका अपना राइट है अपनी बात को रखने का। ईरान पे कोई राइट, ईरान ने 34 वहां पे 40,000 लोगों को निर्मम हत्या कर दी, राइट नहीं होता। मैं रिजवान अहमद को लेके आना चाहता हूं इस चर्चा के अंदर। रिजवान अहमद, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई विल गो टू कांग्रेस आल्सो। रिजवान अहमद, योर पॉइंट ऑन दिस। जी हाँ, सबकी सुननी बड़े आराम से सुनी है। मैं जब बोलूंगा बड़े आराम से बोलूंगा, सब आराम से सुने। कोई बीच में बोलेगा तो छुट्टे ही बदतमीजी करूंगा। जी अब आप सुनिए। शुरुआत में हमारे किदवाई साहब ने बोला कि जैसे मोदी जी और नेतन्याहू जी राष्ट्रवाद को ढाल बनाते हैं। अमीश भाई, कुछ लोग जिहाद को, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को और तुष्टीकरण को ढाल बनाते हैं। यस। तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मैं राष्ट्रवाद को ढाल सही मानूंगा, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को, तुष्टीकरण को ढाल नहीं बनाऊंगा, पहली चीज। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि जो ईरान में लोग मर रहे हैं उनकी बात भी सोच लो। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब के नाम पर, तो उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। वहां पर भी रमजान चल रहा है। रमजान सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दूसरी बात, आरजू काजमी ने कहा कि ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ आप तो साथ खड़े, लेकिन ईरान के लिए आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी भारत नजर नहीं आ रहा है। तो अमीर जी, जरा मैं आरजू से, हमारी अच्छी तरह इनसे जान पहचान है, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है।
आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात, सिंपल। हो सकता है 1 साल बाद जियोपॉलिटिक्स बदले तो हम ईरान की परेशानियों में आंसू बहाने लगेंगे। क्या हो गया भाई? There are no permanent bedfellows in geopolitics and politics. That's very well. तो very well said हमें point. There are ईरान no से permanent friends and enemies in diplomacy. हाँ, let me complete. Okay, okay. 30 seconds. Make your point. Then Arzu Kazmi. Okay. है ना? अब फिर हमारी पड़ोसी मुल्क की साथी ने बोला कि ईरान पर अटैक करना तो गलत था ना। हाँ, बिल्कुल गलत था। तो फिर भैया 7 अक्टूबर के बाद जब हमास के जलील आतंकियों ने 1400 बेगुनाहों को मारा था और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था, तो उस टाइम ईरान का भी इजराइल पे अटैक करना गलत था। तब आप लोगों को अकल नहीं आई कि भैया ईरान जाके इजराइल से पंगा क्यों ले रहा है। अब हमास का जब मैटर सेटल हो गया तो इजराइल ईरान को जवाब देने के लिए आया है। मस्त रहिए, चिल मारिए, खुश रहिए, परेशान क्यों हो रही है ईरान के लिए? ओके आरजू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान ने भी तो खमनेई के लिए कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया अभी तक। या तो पाकिस्तान ने बोला हो अमेरिका और इजराइल ने बहुत गलत करा है, हम अपने फाइटर जेट भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब? देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और है। पाकिस्तान तो इस वक्त ट्रंप को खुश करने में लगा है, तो वो कैसे ये कहेगा कि जी हम ईरान के लिए निकल रहे हैं, हम ईरान को बचाने जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी तो इस वक्त अमेरिका को खुश रखने की है। जहां तक पर आपकी पॉलिसी तो चाइना को भी खुश रखने की है ना। आप हाँ, तो हमारी इंडिपेंडेंट आपको तो दोनों तरफ से ही मिलते हैं लड्डू। सर, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और यही वजह है कि कभी हम आपको अमेरिका के कैंप में दिखाई देते हैं और कभी चाइना के कैंप में दिखाई देते हैं। जिस दिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी शायद कोई सही फैसला कर सके। इस वक्त तो बिल्कुल गलत चल रही है इंडिया की पॉलिसी। इस पे तो आप एग्री करेंगे, इस पे तो डिसएग्री करने का कोई सवाल ही। इंडिया की पॉलिसी इज क्वाइट बहुत फ्री है। हम अंडर प्रेशर कोई नहीं काम करते। चाहे नहीं, एक सेकेंड, लेट हर आंसर। आप चाहे कांग्रेस की रिजीम रही हो, चाहे बीजेपी की रिजीम रही हो, हमारी लगभग पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट रही है, स्पेशली इन मोदी। 30 सेकंड एक सेकेंड, आई गिव यू चांस फॉर आरजू। देखिए, वो बात तो ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि आपकी क्योंकि इकोनॉमी बेहतर है तो आप लोग उस तरह से मजबूर नहीं है जैसे पाकिस्तान है, तो उससे तो कोई हम बिल्कुल उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वी हैव अ लीडर लाइक मोदी। मैं तो अब ये तो देखिए, ये तो पूरी टीम का काम होता है ना, सिर्फ अकेले मोदी जी की तो नहीं है। उनके साथ जाहिर है कि डॉक्टर जयशंकर भी हैं और भी कई लोग हैं, तो मिलकर आप लोग करते हैं आपकी अंडर। ये देखिए, मैं तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहा था, वो कह रहे कि मोदी हमारे पास भी भेज दो कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारे देश की भी जून सुधर जाए। लेकिन देखिए, अभी इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इजराइल को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल रही है अमेरिका के आगे, तो आप भी इजराइल को गलत नहीं ठहरा रहे। जो गलत है उसको गलत कहिए। आप लोग तो मजबूत लोग हैं, आपकी तो इकोनॉमी भी हमारी तरह। अमित जी 30 सेकंड। ओके, रिजवान अहमद जी। अमित जी, जब इस देश में कारगिल हुआ था, ये इजराइल वो देश है जिसने हमारी मदद की थी उस टाइम गाइडेड मिसाइल्स देकर। ईरान ने उस दिन क्या किया था? कुछ नहीं किया था। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना स्वार्थ देखेंगे, सही और गलत नहीं देखेंगे। ये हमारा काम नहीं है। हमें अपने दोस्त को देखना है जिसने हमारी मुसीबत में मदद की थी। लेकिन रिजवान, लेकिन ये रमजान के पाक महीने में जिस तरह से हो रहा है, सऊदी चाहता था ईरान पर हमला कराना और ईरान ने बाकी इस्लामिक मुल्कों पे हमला कर दिया। ये तो भेद खुल गया ना। जी, इसका भी जवाब सुन लीजिए। अभी विवेक भाई बोल रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान है वो। उन्हें रमजान की बड़ी फिक्र है विवेक भाई को। कितने रोजे रखे ये मुझे नहीं पता, कितने रोजे से हैं वो मुझे नहीं पता। पहली चीज, एक बात बताइए, रमजान का वास्ता देकर ये एक दूसरे को मारने की पाबंदी क्या मुसलमानों पर भी लगती है कि भैया मुसलमानों को भी ना मारो, या सिर्फ काफिरों पे लगती है? अरे जब रमजान में मुसलमान को मार रहा है तो थोड़ा बहुत यहूदियों ने मार लिया तो क्या फर्क पड़ गया यार?
अमेरिकियों ने मार दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ा, Compromise बिल्कुल नहीं country पड़ा, बन बस चुके हैं करो, हम। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज पड़ा। कंट्री बन चुके हैं। आरजू अभी क्या कह रही हैं? आरजू कह रही है साहब हमारी तो इकोनॉमिक्स खराब है, तो हमें तो अमेरिका को राइट साइड पे रखना पड़ रहा है। आपकी क्या कमजोरी है? आप विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं साहब बहुत बड़ी तगड़ी इकोनॉमी है हमारी। संजय रावत भी यही कह रहे हैं, विश्वगुरु हो तो जाकर के कुछ बोलो या तो कॉम्प्रोमाइज करवाओ। आप क्यों अमेरिका से डर रहे हैं? वाई आर वी कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइज। ट्रेड डील से लेकर के हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की जो जियोपॉलिटिकल नीति है आप उसके मोहरे हैं और अपनी मर्जी से बने हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए इजराइल, क्या इनको मालूम नहीं था क्या होने वाला है? किस चीज का अवार्ड लेकर के आए थे आप? आपको सब मालूम था। यू हैड ऑलरेडी टेकन योर साइड्स। और मॉरली आपने इस मुल्क को, जिसमें कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पहले, नहीं बिल्कुल ये वही भाषा है जो बीजेपी यूज करती है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये लोग, इन लोगों ने कूटनीति नहीं समझी, इन्होंने कैरेक्टर को समझा। ओके ओके, रिजवान का जवाब सुन लेते हैं। मोदी ने कैरेक्टर को नहीं समझा। देन बीजेपी एंड कांग्रेस। ओके 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 रिजवान। अमित जी मुझको प्लीज जाना है, सिंसियरली जाना है, पर एक बात कह के जाता हूं विवेक भाई को। जैसा मैंने बोला, अमित जी, पुलवामा में लोग मरे, 26/11 में मरे, पहलगांव में मरे, कितने आतंकी हमलों में इस देश में मरे। हमने विवेक भाई के भारतीयों के मरने पर इतना दर्द नहीं देखा जितना ईरानियों के मरने पर दर्द देख रहे हैं। अरे भैया, ये बताओ कौन से देश की नागरिकता है और कौन सी मानता को मानते हो? कभी मुसलमान लगते हो, कभी ईरानी लगते हो, कभी हिंदू भी लग जाओ, कभी हिंदुस्तानी भी लग जाओ। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पसंद जिस तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान में उठा के जेल में डाला अमेरिकन प्रेशर में, और अमेरिका निर्णय लेगा कि यहां अरे तो पहले के भारत में लोग मर रहे हैं उनके लिए भी आंसू बहालो ना। मैं चाहूंगा जो भारत में लोग मरते हैं उनके लिए अगर कभी तुम्हें रोता हुआ मोदी को देखा चैलेंज किया, हम अमेरिका, हम अपने प्राइम मिनिस्टर जो भारत ये में लोग आपको मरते हैं उनके एक बात लिए मैंने बताइए, तुम्हें रोता आज तक नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर नहीं आपके अनुसार हमें ईरान के साथ एकदम गलबैया बना लेनी चाहिए, हमें टर्की के साथ हो जाना चाहिए, हमें चाइना के, हमको हमारी देखिए ये जंग हमारी नहीं है, भारत की ये जंग नहीं है, भारत की जंग नहीं है ये। सर पैलेस्टीन है आपकी जंग, तो पैलेस्टीन, लेकिन वाजपेयी का स्टैंड था, नेहरू तो मोदी का भी स्टैंड है। मनमोहन का भी सरकार था। ओके, सूरज मंडल, प्रोफेसर सूरज मंडल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका मैं रुक करता हूं। सूरज मंडल, आई एम कोटिंग व्हाट संजय राउत सेड, व्हाट इमरान मसूद सेड, योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सेड हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके। किस कदर डरे हुए हैं हम लोग अमेरिका से, ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है, ये कहना है उनका। सब लोग आप बोल रहे हैं कि हमारा ईरान दोस्त था। मैंने थोड़ा इतिहास निकाला, मैं इतिहास निकालता हूं। आपकी सरकार रही, ईरान ने बड़ा साथ दिया होगा आपका। 1965 और 71 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, हथियार, लॉजिस्टिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, भारत के एक्शन को एग्रेशन बताया, आक्रामक बताया। 80 के दशक में कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। 2008 के मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, तब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार ने बवाल काटा था। और आज आप कह रहे हैं हमें अपने उस दोस्त के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए इजराइल, जिसने हमारा हर बुरे वक्त में साथ दिया, और हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने सारी चीजें आपकी सरकार की कोट करी हैं, आपके दौर की। देखिए, आप भूल गए कि बिल्कुल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेट्रोल के लिए जब मिलना पड़ा था ईरान में से, तब क्या हुआ था। लेकिन चलिए पहले हम बताते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान का आर्टिकल 51 बहुत ही निष्पक्ष और सही ढंग से इसकी विश्लेषण करता है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनने चाहिए। हमने ये कहा कि जो एक मिलिट्री द्वारा टारगेटेड हत्या की गई है, उस हत्या की निंदा करनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के आप जाएं, लेकिन कम से कम जिसकी मृत्यु, जिसके अभी तुरंत आपने बताया कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई है, कई बच्चे मारे गए, तो कम से कम एक शोक संदेश तो देने की हैसियत और हिम्मत तो भारत की है, वो भी नहीं दिख रही थी। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम अमेरिकी जो दबाव के अंतर्गत पहले हमने जो चाबहार पोर्ट है उसको छोड़ा, उसके बाद जो है आप तुरंत बता रहे थे कि इजराइल के संसद में विपक्ष जो है वो नहीं का क्या हुआ। अभी जब प्रधानमंत्री गए, विपक्ष ने वहां वॉकआउट किया। इतना बड़ा अपमान किसी भी देश के प्रधानमंत्री का कभी नहीं
हुआ होगा और वह गलत जानकारी दे रहे विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया और वहां से नेतन्याहू के लिए विपक्ष ने वॉकआउट किया और मोदी सुन के लिया लिए वो जाए। वापस आगे आप वाजपेयी जी का वो भाषण को सुनाइए। ओके, जवाब सुन लेते हैं प्रदीप भंडारी। इजराइल के बारे में प्रदीप भंडारी लेट प्रदीप भंडारी मेक हिज पॉइंट। मिस्टर भंडारी। अमीश भाई, नहीं आप मेरा पॉइंट तो सुनेंगे इस वक्त नहीं, दिल जो है वो जाग रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2005, 2006 और 2009 में इनकी जब सरकार थी तो क्यों जाकर इन्होंने IAEA के अंदर ईरान के खिलाफ वोट किया? क्या अगर ऐसी बात है तो जरा जवाब दे दो। और आप जरा ऑयल की बात मत करो, ये रहा तुम्हारी स्थिति। ये तो पाकिस्तान के थ्रू हमारी ऑयल की पाइपलाइन लाना चाहते थे। 2008 में कांग्रेसियों की ऐसी स्थिति थी कि वो चाह रहे थे भारत की पूरी ऑयल की रिफाइनरी कांग्रेस से, ये पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहे, इतने बड़े देशद्रोही थे। और ये विवेक श्रीवास्तव की दिक्कत में मुसलमान नहीं है, इनकी दिक्कत है कि पीछे से चीन को जीत रहा है। दिक्कत है विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिए, आपको मैं सुनूंगा। विवेक भाई की दिक्कत यह है कि चीन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, इनका दिल चीन के लिए जगता है। सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, बहरीन, ये इनको। अमीश भाई, विवेक जी ने बोला कि भाई ये रमजान के समय पे हुआ है, तो विवेक भाई से पूछता हूं, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, बहरीन, क्या आज आप कहते हैं कि ये गैर मुसलमान देश है? आपकी असली चिड़ी है कि मैं वर्ड ऑर्डर पे भी आऊंगा, इसको बिल्कुल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना उलझाएं। सूरज मंडल, ओके प्रोफेसर सूरज मंडल फ्रॉम कांग्रेस, ओके मिस्टर भंडारी होल्ड ऑन। प्रोफेसर सूरज मंडल, मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड्स। हाँ जी, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि भारत एक हमेशा से पूरे विश्व में शांति चाहा है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री इजराइल गए वो किस आधार पे गए और उन्होंने क्या वहां से प्राप्त किया? क्या उनकी इंटेलिजेंस सवाल तो ये भी है कि नेतन्याहू से क्या बातचीत थी कि उनको मिस्टर भंडारी होल्ड ऑन, मैं आपको टर्न दूंगा अपनी। वो एक तगमा लेने के लिए वहां गए थे और उस तगमे से क्या मिला है पूरे भारत को? हम देख रहे हैं कि पूरे भारत की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी हुई है। कैसे भारत दांव पर लगी? भारत अग्रेसर नहीं है, भारत पर अटैक नहीं हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा कैसे दांव पे लग गई है? जरा समझाइए मिस्टर मंडल, भारत की प्रतिष्ठा कैसे दांव पे लग गई? कि आप, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि आप एक शब्द अपनी ओर से नहीं, आप उठा के देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोल रहा है। एक ऐसी 3 लाइन का स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी नहीं कहा। प्रदीप भंडारी, लेट मिस्टर भंडारी रिस्पॉन्ड। ओके प्रदीप। अमीश भाई, मैं इनसे जानना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, जरा इनका एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ओपन चैलेंज है। हमने MEA ने तो स्टेटमेंट दिया कि कंट्री शुड रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। बराबर गलत जानकारी रखते हैं, कोई नहीं बोल सकता है। चाहते हैं भैया, आप ज्यादा मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको स्पेसिफिक। एक सेकंड प्रोफेसर मंडल, शांति, आप आपके टर्न पे नहीं बोले, वो आप गलत बात बोल रहे हैं। कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं माफी मांगूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं। वाजपेयी जी का एक ऑडियो डाउन, ओके प्रदीप भंडारी, वाजपेयी जी का ही वीडियो चला दीजिए। अरे भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, हर सिचुएशन के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय हित बदलते हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्रीय हित आगे है। मैं पूछता हूं अमीश भाई, आपका नंबर 1 शो है 7 बजे का, हमारा राष्ट्रीय हित इसमें है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में उलझे नहीं और आगे इकोनॉमिकली ग्रो करें और भारत की और भारतीयों की जान का कान रखे कि हमारा हम लड़ाई में घुस जाए, कि हम कॉन्फ्लिक्ट में उलझे और हमारा जाके वहां पे नुकसान हो। बिल्कुल स्टेटमेंट है हमारा। नहीं विवेक एक सेकंड, विवेक आप मिस्टर भंडारी, सूरज मंडल ऑडियो डाउन करो। मैं विवेक ऑन स्क्रीन। विवेक, आप क्या चाहते हैं कि हम इस जंग में घुस जाएं? हमारी ये जंग नहीं है। हम पहले कैसे इस जंगों में घुसे हैं? पहले भी इराक और US के बीच में जंग हुई, पहले भी कुवैत और इराक के बीच में जंग हुई, हम घुस गए क्या उस जंग के अंदर? अब आप सुनिए सर, मेवाड़ का एक राज्य था जिसके राजा थे महाराणा प्रताप। अच्छा। और महाराणा प्रताप के लिए बड़ा आसान था कि वो कॉम्प्रोमाइज करते महाबली अकबर के साथ और लाइफ को एंजॉय करते, कूटनीति जिसको हम कह रहे हैं आज। लेकिन उन्होंने कहा कि नो, मेरे हिसाब से कैरेक्टर इसमें है कि मैं अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा और मैं युद्ध करूंगा, चाहे हार हो या जीत, मृत्यु हो या जीवन। कहां है वो आदर्श आज भारत का? एक सेकेंड, अभी आज आप भारत के आदर्श को राम, महाराणा प्रताप, पता नहीं किन किन
राष्ट्रवादी प्रदीप भंडारी तो बैठे राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवाद सुना दिया। बेवकूफी में राष्ट्रवाद नहीं है, बेवकूफी बेवकूफी में राष्ट्रवाद नहीं है। ये बेवकूफी आप नहीं कहते हैं है। भारत इसको आग में कैरेक्टर जलता है। कहते हैं सर, यू आर कॉम्प्रोमाइज। ये तो कोई नहीं कह रहा। यू आर नथिंग। आप अमेरिका के मोहरे बन गए हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपने मैं एक तरीके छोटा से सा होती पूछ रहा रहेगी, हूं लेकिन सवाल। आपको लगता है भारत को इस जंग में कूदना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कूदना नहीं, चाहिए। ये आपका विचार हो सकता है, फराज किदवई का नहीं है। एक सेकंड, फराज किदवई, ये आपका विचार है कि भारत को 10 इस जंग में सेकंड। कूदना चाहिए? एक सेकंड प्रदीप भंडारी, 10 I'll give you a सेकंड chance. दीजिए, सिर्फ I'll 10 give you a सेकंड। fair chance, Mr. भंडारी, होल्ड ऑन। ओके, फराज किदवई, क्या भारत को इस जंग में कूदना चाहिए? भारत का कोई मतलब नहीं है इस जंग में कूदने का। बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए। गुड। जंग में बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को इजराइल में जा करके यह भी नहीं कहना चाहिए कि हम हर तरीके से इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। हमको वो भूमिका निभानी चाहिए कि वाकई में हम विश्व गुरु कहलवाएं। अमीर जी, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, आपने मिस कर दी। आपके इतने बड़े शो पर एक साहब ये कह करके निकल गए कि थोड़ा बहुत यहूदियों ने अगर मार भी दिया तो क्या हो गया, और आपने उस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं कि आपके इतने बड़े शो पर यह कहा जाए कि कुछ लोगों को मार दिया तो क्या हुआ? क्या मतलब किलिंग को जस्टिफाई किया जाएगा? किलिंग को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन रमजान तो पूरे दुनिया में चल रहा है ना। रमजान कोई अकेला ईरान में तो चल नहीं रहा था, यूएई में भी रमजान है, रमजान का पाक महीना है, सऊदी में भी है। मतलब यहां कहा जा रहा है कि सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज्ड कंट्री है, यहां कहा जा रहा है यूएई कॉम्प्रोमाइज्ड कंट्री है। सब अमेरिका के पिट्ठू हैं और सब अमीर जी, अरे अपनी तरक्की को कोई देखेगा ना। कॉम्प्रोमाइज कंट्री है तो लेफ्ट की तरह बर्बाद हो जाए। सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज कंट्री है। कोई स्टैंड नहीं। अमीर जी, सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज कंट्री है। क्योंकि एक जगह फराज कुछ कह रहे हैं। जी फराज बोलिए। बोलिए फराज। अमीर जी, सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज्ड है आज की तारीख में अमेरिका के हाथ। यस, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्या करें? मतलब और मतलब दूसरी आप बात लोग सुनिए, क्या विचार अमीर क्या कर रहे हैं? अरे सर, सऊदी अरब बर्बाद हो जाए, मतलब यूएई बर्बाद हो जाए और अपना हाल अफगानिस्तान टाइप कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे जवाब तो देने दीजिए सर। मैं बिल्कुल दे रहा हूं। मैं आरजू का जवाब देने दीजिए। एक अमेरिका की गुलामी करे। एक सेकेंड, देखिए आज के युग में आरजू, इकोनॉमी जिसकी मजबूत होगी पलड़ा उसका उतना भारी होगा, पलड़ा उसका उतना भारी होगा। सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा आज के युग के अंदर। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं तो सब आप पर दबाव बना सकते हैं, और अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है, आपको अब बात अपनी मजबूती से फिर आप रख सकते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो सऊदी अरब ने क्या गलती करी अगर वो सेल्फ सफिशिएंट बनने का प्रयास कर रहा है और वो अपनी इकोनॉमी को ठीक रखना चाहता है? यूएई की क्या गलती है इसके अंदर? देखें, जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, कतर, कुवैत, हो सकता है मेरी बात बहुत से लोगों को यहाँ अच्छी ना लगे, लेकिन ये सबके सब अमेरिका के आगे गुलाम बने हुए हैं। ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके पास तो पैसा भी है, इनको तो कोई वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या कहीं और नहीं जाना पाकिस्तान की तरह, लेकिन फिर भी ये उनके गुलाम हैं। और अगर अमेरिका जो इशारा करता है, ये गल्फ कंट्रीज अनफॉर्चुनेटली वही करती हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं समझती कि ये कोई इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। नहीं, कोई नहीं कह रहा, ये लेकिन बताइए ना, पर ये एक बताइए ना, सऊदी तो खुद ही फोन कर रहा था बार बार ट्रंप को कि आइए अटैक करिए, ईरान पे अटैक करिए। इट वाज नॉट ट्रंप डिसीजन, ये सऊदी चाह रहा था, यानी सऊदी ने ट्रंप पे दबाव बना लिया। सर, सऊदी इतने स्ट्रांग कब से हो गए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को फोन करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो सऊदीज की बात को सुनेंगे या किसी और की बात को सुनेंगे, सिवाय इजराइल के। शायद ही कोई इतना पावरफुल है जो अमेरिका से कोई काम करवा सकता है। ओके, प्रदीप भंडारी। अमीश भाई, आपके शो पे कितना बड़ा षड्यंत्र एक्सपोज हुआ। विवेक श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी और पाकिस्तान, तीनों को गल्फ की कंट्रीज से इसीलिए नफरत है कि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है मुसलमान की। ये तो पाकिस्तान को अपना मॉडल बना रहे हैं। मतलब अगर कोई कंट्री जहां पे मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, उनको रिचनेस मिले, उनकी आर्थिक समृद्धि हो, वो अपने राष्ट्रीय हित के साथ में आगे बढ़े, तो इनको इसी बात से नफरत है कि अरे वो कैसे आगे बढ़ गया। इनकी राजनीति यही है कि मुसलमान को आर्थिक रूप से पीछे रखो, यहाँ पे हमेशा मुसलमान को पीड़ित दिखाओ और उसके नाम पे राजनीति करो। आप देखिए, आपके शो पे सप्पा भी वही बोल रही है, पाकिस्तान से आई हुई पत्रकार भी वही बोल रही है। 2004 से 14 के बीच में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कांग्रेस खुद घुसी। ओके, फराज किदवई,
मतलब आप मुसलमानों की तरक्की के खिलाफ है फराज भाई। सऊदी के मुसलमान मुसलमान नहीं है, दुबई के मुसलमान मुसलमान नहीं है, कतर के मुसलमान मुसलमान नहीं है। आपको भूखे नंगे ही मुसलमान चाहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह। अच्छे कपड़े वाले भी देख लिया करिए। पहली बात तो आप अपना डेटा क्लियर कर लीजिए कि यूएई में जो 30% इंडियन पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा हमारे हिंदू भाई हैं, तो ये मुसलमान हर जगह ना ले आया करिए। दूसरी बात अमीर जी मैं आपको बताऊं, जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात थी, होता क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे मोदी जी से कि भैया कॉटन में पे ड्यूटी आप 0 कर दीजिए, चलिए मैं इस विषय पर आऊंगा। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना हमारा मकसद था। अमेरिका ने इस बात को बोला है अभी कुछ देर पहले। मैं रुक करता हूं आरजू काज़मी का। आरजू काज़मी, अब ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। अगर मैं इसको भारतीय भाषा में बोलूं तो रायता बहुत फैल गया है और ये समेटता हुआ नहीं दिख रहा। हाउ डू यू सी इट? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। ट्रम्प ने खुद भी कहा है कि 4 वीक्स तक ये लड़ाई चल सकती है। तो 4 वीक्स तो क्या, अगर 2 वीक्स भी ये चल गई तो यकीनन गल्फ कंट्रीज का और ऐसी कंट्रीज का जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा है या जो अच्छी तरीके से अपने आप को चला रहे हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसान होगा। हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है, तो हमने खोना क्या है? हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हमारी जैसी कंट्रीज को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जो कि IMF या वर्ल्ड बैंक के सहारे चल रही है। लेकिन जिन कंपनीज का या जिन कंट्रीज के बिजनेसेस चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज आज कई कंट्रीज की क्रैश हुई है, तो डेफिनेटली उनको बहुत नुकसान होगा। और इसके लिए लोगों को ट्रंप को और जो इजरायली गवर्नमेंट है उसको रोकना चाहिए, चाहे वो मोदी जी बात करें या कोई भी बात करे, जिसकी बात भी सुनी जाए। तो मेरे ख्याल है लड़ाई रुकवाने में तो बिल्कुल हमें ईगो नहीं दिखानी आप कह रहे हैं चाहिए। कि इस जंग से पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, देखिए, महंगाई हो जाएगी, उससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमारा तो इतना ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, ना ही हमारी इकोनॉमी को इतना ज्यादा कहीं काम कर रहे हैं हम लोग कि जिसे हम ये कहेंगे हमारा बिजनेस रुक जाएगा, हमारी तो चीजें आपके बिकना पास बंद हो जाएंगी। एक बारी 2 विंडो में दिखाइए। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है आपके पास बहुत बढ़िया वाला, आप समझ ही रही होंगी मैं किसकी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करते हैं जो टेररिज्म। अब देखिए, आप इधर बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो टेररिज्म एक अलग टॉपिक है, टेररिज्म एक अलग इशू है। पाकिस्तान अभी कह रहा है कि जी हम खुद भी फेस कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर हम इन्हें सपोर्ट करते रहे। अब जिन लोगों को सपोर्ट करते रहे, अब जब वो आके हमारे ही सर के ऊपर फटना शुरू हो गए तो अब हमें लग रहा है कि वो टेररिस्ट हैं। तो ये चीज़ तो पॉलिसी अपनी देखनी पड़ेगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, आप अपना ध्यान रखिए। आप ऐसे मुल्क में रह रही है, वी विश ऑल द बेस्ट टू यू। और निश्चित तौर पर भारत मजबूत हाथों में है और भारत को पता है कि भारत को क्या करना है कम वॉट में। ब्रेक ले रहे हैं आर पार।